तो कैसी रहेगी 2024 की राह? बीजेपी के मंत्र को, जिस कॉन्फिडेंस जो प्रधानमंत्री ने आज कहा 2024 तो समझ लीजिए हम जीत चुके, उस पर क्या इतनी आसान राह होने वाली है? और साथ ही साथ जो विपक्ष का आज तिरंगा मार्च था, जो एकजुटता थी, वो आगे भी बनी रहेगी क्या? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सुजाता पॉल जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। हमारे साथ मनोज यादव साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ देश रतन निगम जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं पार्लियामेंट पे और जो देश की राजनीति है उसके ऊपर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं मनोज यादव जी, एक कार्यकर्ता के तौर पर प्रधानमंत्री आज लोगों को संबोधित करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। 2024 की उन्होंने बात की, उन्होंने साथ ही साथ विपक्ष के ऊपर हमला भी करा। एक कार्यकर्ता के तौर पर क्या निचोड़ रहा आपके लिए? देखिए, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के सरोकार के विषयों को उठा रही है और आज भारत का परचम, भारत का लोहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पूरा विश्व मान रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरह से भाजपा का ये 44वां स्थापना दिवस था, वही 43 सालों की ये यात्रा लगाए। और अगर हम लोग 1951 से जनसंघ की बात करें तो लगभग 72 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत और पंचनिष्ठा लेकर के, अंत्योदय हमारा दर्शन लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रही है और जनता के सरोकार पे मुद्दों को उठाया है। चाहे वो राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे लोकतंत्र का विषय हो, हमने मातृभूमि की भक्ति करते हुए और लोकतंत्र की शक्ति में विश्वास रखते हुए लगातार कदम बढ़ाए हैं। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ में यहाँ पर है और लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 18-19 स्टेटों के अंदर भी चुनाव जीते हैं। लेकिन जो भाजपा का जो कल्चर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ, जिस कल्चर के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वहीं जो दूसरे दल है वो क्या तो परिवारवाद, वंशवाद, गुलामी की मानसिकता के कल्चर के साथ चलते हैं, क्षेत्रवाद के कल्चर के साथ चलते हैं और वो लोग तुष्टीकरण के कल्चर के साथ चलते हैं, वंशवाद। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसका असर ये जरूर हुआ है कार्यकर्ता के तौर पर आप पर कि कंठस्थ हो गई हैं आपको ये बातें जो प्रधानमंत्री ने कही, क्योंकि वो बड़ी आसानी से आपको दोहराना यहां पर उसका आप कर पा रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है, कार्यकर्ताओं को अपने नेता का मैसेज इस तरीके से ही आगे लेके जाना होता है। लेकिन सुजाता पॉल जी, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा 2024 तो डन डील है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए हमारा कल्चर देखिए, और जो अभी यादव साहब कह रहे थे कि जो विपक्ष का जो कल्चर है वो कह रहे हैं कि क्योंकि सब लोग इतने ज्यादा कुंठित हो गए हैं, भ्रष्टाचार उनका उजागर हो रहा है, तो आपको लगता है कि 2024 की जो टाल ठोकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इतना ही आसान राह होने वाली है आगे? प्रधानमंत्री जी जो टाल ठोकते हैं उसमें बड़ी विरोधाभास होती है। कैसे? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र से जन्मी लोकतंत्र की माता बन गई। बताइए जरा, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो इन्होंने बना दिया। इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ कि ये सरकार जो है ये अपने अहंकार से जाएगी जब ये इस बात को नहीं समझती कि देश की ताकत क्या है। उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी अंकित जी, कि देश को अपनी ताकत का एहसास नहीं था इनके आने के पहले। तो मुझे बताइए कि उसके पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी और ये देश आजाद हुआ था बड़ी मुश्किलों से, बहुत सारी कुर्बानियों को देते हुए। इसलिए उन सबको नकारने का काम यदि कोई करता है तो वो है देश के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पा रहे हैं, वो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब दूसरी बात ये कि जातिवाद की बात करते हैं, क्षेत्रवाद और परिवारवाद की, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने जातिवादी मानसिकता दिखाई है तो वो भाजपा है। और भाजपा के एकमात्र ऐसे नेता जिनको ये विश्व का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, मगर फिर भी जब सवाल उठते हैं विश्व से तो ये दुबक जाते हैं, एक कोने में चले जाते हैं। तो 2024 की लड़ाई जो है वो जनता की लड़ाई है और उन जनता के मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है। और जनता जनार्दन होती है, कोई पार्टी कभी भी जनार्दन नहीं होती। भगवान हमेशा अपनी जनता को मानना चाहिए। लेकिन आखिरी बात कह रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को जब ये गरीब बना चुके हैं, उनको मुफ्त के राशन पर निर्भर करा रहे हैं, तो वो बता रहा है कि ये 24/7 365 डेज अवश्य रहते हैं चुनावी मोड पर शासन नहीं कर पाते और जनता वो पहचान रही है। क्योंकि सवाल राशिद किदवई जी, प्रधानमंत्री के भाषण को पहले आप किस तरीके से आंकते हैं?
एक कार्यकर्ता के तौर पर संबोधित करते नजर आए, ऊर्जा भरने की कोशिश की अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है। क्या प्रमुख बातें रही आपके लिए, और जितनी आसानी से प्रधानमंत्री कहे गए कि 2024 तो हम जीत ही जाएंगे, इतना आसान राह होगी क्या? जी अंकित, देखिए ये प्रधानमंत्री का एक अपना उनका एक राजनीतिक कौशल है। जब वो बात कहते हैं तो बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से कहते हैं और लोगों को लगता है कि जो कह रहे हैं या तो वो होने वाला है या हो के रहेगा। और इस मामले में भाजपा को आज उनका स्थापना दिवस है, वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने एक लंबी दूरी बहुत कम समय में पूरी करी। लेकिन भाजपा जो है अंकित, वो विरोधाभास जो होता है, कॉन्ट्रडिक्शन, उससे भरी हुई है। आज जब उनका 44वां जो स्थापना दिवस था, उस दिन वो अनिल एंटोनी को भाजपा में शामिल किया। अनिल एंटोनी कौन है? ए.के. एंटोनी के सुपुत्र हैं, कांग्रेस से आए हैं। तो ये वंशवाद की एक तरफ आप करते हैं, राहुल गांधी को उस कटहरे में खड़ा कर देते हैं, कटघरे में, और उसी जगह के ऊपर आप उसको एक शोभा के रूप में एक अनिल एंटोनी को आप पार्टी में शामिल कराते हैं। तो ये भाजपा का एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो बहुत समय से नजर आ रहा है। तो भाजपा कहती है कि नहीं, वंशवाद, अगर पार्टी की लीडरशिप हो तो वंशवाद गलत है। एंट्री लेवल पे वंशवाद पे भाजपा को कोई समस्या नजर नहीं आती और भाजपा एक पुरजोर ढंग से, इफेक्टिव ढंग से कांग्रेस को वंशवाद में घेरती है और खुद अपने उसके भी वंशवाद जो है वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। बिल्कुल। देश रतन निगम जी, हम पहले भी बात जब कर रहे थे तो एक जो बार बार जो प्रधानमंत्री ने बात कही, कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट भी उन्होंने करने की कोशिश की। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जो सरकार है उसने क्या क्या किया वो सब बातें भी बताई, लेकिन जो एक कोर हिंदुत्व वोटर बीजेपी का है उसके लिए भी उनके भाषण में बहुत कुछ था। उन्होंने 800 साल की गुलामी की बात करी, देश के अंदर नई चेतना की बात करी, 2014 के अंदर सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, देश का एक रुख बदलने की बात करी। तो कहीं ना कहीं उसका एक बैलेंसिंग एक्ट भी दिखाई पड़ा। अंकित जी, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बैलेंसिंग एक्ट था। 800 साल की गुलामी एक तथ्य है, हमारा इतिहास है, और उस गुलामी की मानसिकता से निकलने की बात उन्होंने करी। और बहुत लोगों का मानना था जब 1947 में जब हमको कहते हैं आज़ादी मिली, और हम सब मानते हैं आज़ादी मिली, और वो बहुत बड़ा तबका था कि ये आज़ादी नहीं, सत्ता परिवर्तन था। सफ़ेद अंग्रेज़ों से भूरे अंग्रेज़ों के पास सत्ता चली गई थी और उसी मानसिकता में वो जी रहे थे। जो कुछ पाश्चात्य ने दिया, हमें पश्चिम देशों ने दिया, वही श्रेष्ठ है। इसके अलावा हमारे पास तो अपना कोई सिविलाइजेशन, संस्कृति थी ही नहीं। उस मानसिकता से बाहर निकलने का ये संदेश था। और हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की जिनको हम मानते हैं कि जो आज भी जीवित हैं, जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, और उनके साथ उन्होंने इतने सारे अपने जो पैरेलल जोड़े, उन्होंने वहां से उदाहरण दिए और अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को प्रेरक किया। देखिए, वो एक बहुत श्रेष्ठ वक्ता है और प्रेरणा के स्रोत भी हैं और प्रेरक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग को वो एड्रेस कर रहे थे, देश ने भी देखा, वो एक अलग बात है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि भ्रष्ट लोगों का जो गोंद, जो अपोजिशन पार्टी का जो गोंद है, वो भ्रष्टाचार है, उसी से वो जुड़े हुए हैं। तो वो एक बात साफ हो जाती। देखिए, अपोजिशन का काम करना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार पे जुड़े, ये देखिए बड़ा शॉकिंग है। आप पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म करिए, पॉलिसीज की विवेचना करिए, विश्लेषण करिए, समझ में आता है, उनमें कमियां निकालिए, उन कमियों को दूर करने के बारे में बात करिए, सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार पे, वो भी उन केसेस में जो कि ज्यादातर 2014 के पहले के केसेस हैं, जिनको कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पूरी तरह से सॉल्व करना है और उनको कोर्ट में ले जाके पूरी तरह आखिर तक ले जाना है। ठीक है उसमें तो एक मिनट, मैं इसमें और भी मैं बोलूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री ने जो लास्ट की एक सांस में इतने ज्यादा अचीवमेंट्स और उपलब्धताएं गिनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या एनडीए की, वो उन्होंने बोला जितना मैं एक सांस में बता सकता था बता गया। बहुत सारी चीजें छूट भी गई, ऑटो इंडस्ट्री के बारे में वो नहीं बता पाए, और भी सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो ईपीएफओ डाटा है वो भी नहीं बता पाए। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। और देखिए, आत्मविश्वास भाजपा में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देशरतन निगम जी, प्रधानमंत्री जी ने एक सांस में बहुत सारी चीजें जरूर बताई, लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आंकड़ा अभी वर्ल्ड बैंक का आया है, उसके बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात करें तो उस आंकड़े बात नहीं करी। वो तो आंकड़ों को चूज करके किस तरीके से प्रेजेंट करने की बात है। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल वो बीजेपी का एक, वो प्रधानमंत्री की एक कला है। लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं अपने बाकी गेस्ट के पास जाता हूं। जैसे आपने भी इस बात को कहा कि 47 में आजाद जरूर हुए, मानसिकता आजाद नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने भी जब बात करते हैं 2014 से बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या फिर भी यही अभी भी कहने की बात है कि 47 से लेकर 2014 तक इस देश ने कुछ भी नहीं देखा?
ये देश गर्त में ही जा रहा था, इस देश को कोई पहचान नहीं रहा था, 14 के बाद एक नया इतिहास रचना शुरू हुआ इस देश में। देखिए, हम पहले केचुए की चाल चल रहे थे, कोई नहीं कहता है कि नहीं हुआ। अगर आप सिर्फ एक एम्स बना के खुश हो जाए और उसके बाद में 15 एम्स बन जाए 2014 के बाद से, तो आपको कहीं ना कहीं तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना उस व्यक्ति को। और दूसरा, अभी आरबीआई ने डाटा दिया है 6.3 से 6.5% पे उन्होंने अपनी रिवाइज करी है जीडीपी का रेट। और दूसरा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सब बोल रहे हैं कि इंडिया ही एक होप है, शाइनिंग होप है दुनिया के लिए आज की डेट में। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही है सर। लेकिन ये भी कुछ नया नहीं कह रही है दुनिया, ये पिछले कई दशकों से इस बारे में बात हो रही है, चाहे वो पिछले 10 साल की 14 के इससे पहले की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो ये एक कहीं ना कहीं एक फैक्ट है जिसको लोग मानते हैं, जिसपे बात करते हैं कि भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है। जी, मुझे आईएमएफ का, अंकित जी, आईएमएफ का एक भी, वर्ल्ड बैंक का मुझे 2014 से पहले दिखा दीजिए कि कोविड और इस तरह के हालात में कि भारत को शाइनिंग होप और एग्जाम्पल माना गया है। ऐसे बुरे हालात में वो 15% कंट्रीब्यूट करेगा वर्ल्ड जीडीपी की ग्रोथ में, इंडिया अलोन इंडिया। ठीक है सुजाता पॉल जी, क्योंकि मैं रेशमा एक दिन बड़ा एक लंबा एक बात की रखी और उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से 2014 के बाद जो उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया कछुए की चाल और खरगोश की चाल वाली, अगर प्रधानमंत्री 15 एम्स बनाएंगे या उसकी कम से कम, खरगोश ने, मैंने केचुए की चाल और भी धीरे कर दिया उन्होंने, कछुआ भी नहीं, केचुए की चाल से पहले चल रहा था, अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 15 एम्स का अनाउंसमेंट जरूर हुआ है, उसमें से कितने बने कितने नहीं बने वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम से कम इनकी इंटेंशन जो है वो तो दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से बदल रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की। प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने भाषण में ये बात कही, बिना भेदभाव बिना भेदभाव बिना भेदभाव। तो क्या आपको लगता है जो पिच थी बिना भेदभाव की वो जनता तक पहुंच रही है? ऑपोजिशन जो नहीं कर पाई वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के इनके नेतृत्व में कर पा रहे? जनता समझ रही है और जनता देख रही है, तभी तो इतना घबराई हुई है भाजपा, इसीलिए तो संसद को चलने नहीं देती है। आप देखिए, केचुए की चाल बता रहे हैं, मैं ऐसा अपमान नहीं करूंगी अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मगर आज इन्होंने बता दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी की चाल केचुए की चाल थी, क्योंकि 2014 के पहले वो इनके सबसे बड़े नेता थे और आज जिस नेता को ये बड़ा मान रहे हैं उसके सामने इनके सारे के सारे कार्यकर्ता आज हनुमान बनेंगे, क्योंकि उन्हें इनको राम बनाना है। कितना बड़ा अपमान अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता, बड़ी शख्सियत और जो दिवंगत हो चुके, जिन्होंने इतना कुछ किया इस देश के लिए, जिनका सब सम्मान करते थे। अब भ्रष्टाचार की ये जब बात करते हैं तो येदियुरप्पा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो और तमाम लोग हैं, सारे भ्रष्टाचारी जब एक कमरे में आते हैं तो उस कमरे का नाम होता है भाजपा। और भ्रष्टाचारियों का एक एग्जाम्पल और देती हूँ, कॉनराड सांगमा को तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर मेघालय चुनावों में कहते हैं कि वे भ्रष्टाचारी हैं, वो परिवारवाद से जन्मे हुए जी। अमित शाह जी भी यही बात कहते हैं और उसके बाद जब सुजाता जी आपको तो लगता है कि ये जो आरोप आप उन पे लगाती हैं या बीजेपी आप पे लगाती है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट अगर आप लोग ना जाते तो इन आरोपों में थोड़ा बल रहता? अब तो बार बार बीजेपी कहेगी सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से मुंह खा के आए, सारे ऑपोजिशन पार्टी मिलके गए थे कि हमको बचा लीजिए भ्रष्टाचार हमारे खिलाफ जो ईडी सीबीआई कर रही है। यही तो लोकतंत्र का अपमान हो जाता है। हम तो नहीं कह रहे हैं, हमारे पास जो रास्ता होगा हम उसी रास्ते के तहत वहीं जाएंगे जहां से हमें रिलीफ मिल सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग दोबारा आ सकते हैं तो हम उस बात का भी सम्मान करते हैं, इस बात का भी सम्मान करते हैं कि 20 मिनट तक उन्होंने हमें सुना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया भाजपाइयों का। नहीं, वो नहीं हुआ, लेकिन आपने कम से कम पॉलिटिकली, क्योंकि राशिद जी ये सारा खेल पॉलिटिकल मैसेजिंग का हो जाता है। अरुण, मैं मानो जी आ रहा हूं आपके पास, ये सारा खेल जो है वो पॉलिटिकल मैसेजिंग का हो जाता है। तो मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा, सबके पास एक एक करके जा रहा हूं। तो राशिद जी ये सारा खेल पॉलिटिकल मैसेजिंग का हो जाता है। उस पॉलिटिकल मैसेजिंग में चाहे बीजेपी का स्थापना दिवस हो, उसको भी ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, एक इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना लेते हैं, और जो ऑपोजिशन कल सुप्रीम कोर्ट में गई उसको वो घुमाकर मोड़ देते हैं, कहते हैं देखिए ठप्पा लग गया, अब तो इन लोगों के डर गए हमसे। अंकित देखिए, ये तो एक राजनीतिक पैकरेबाजी होती है, एक पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन होता है और भाजपा स्वतंत्र कहते हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता हमें ये भी बताए
कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को क्लीन चिट दी कि राहुल गांधी और राजीव गांधी जो है बोफोर्स में के मामले में इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या उसको मानती है उस अदालत के फैसले को? और वो कहती है कि राजीव गांधी दोषी नहीं है। उस समय वो कहते नहीं, ये मामला राजनीतिक है, ये जनता की अदालत में है। तो ये दोहरे मापदंड अपनाती है, तो विपक्ष को ये चीज समझनी चाहिए। देखिए, हम अदालतों का, हमारे मित्र देश रतन जी जो है अच्छे वकील है, वो इस बारे में ज्यादा कह सकते हैं। देखिए, अदालत का मामला जो है वो जो पॉलिटिकल मामले में वो हाँ या ना में फैसला नहीं दे सकती, उसका एक अलग सिस्टम होता है, पॉइंट ऑफ लॉ होता है। यहाँ प्रोप्राइटी के इशू होते हैं, मर्यादा के प्रश्न होते हैं, जो मर्यादा के प्रश्न पे जनता की अदालत में जाती है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया बोफोर्स और राजीव गांधी का, जहां भाजपा अभी भी उनको कटघरे में खड़ा करती है और अदालत की बात को नहीं मानती है। जी, राशिद जी ने संक्षेप में बात रखी, लेकिन मनोज यादव जी, दोहरे मापदंड का जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है, और मैं पार्लियामेंट को भी इसमें ले आता हूं क्योंकि आज तिरंगा यात्रा हो रही थी। बीजेपी ऐसा शायद ही पार्लियामेंट के इतिहास में, और राशिद जी और देशरत्न निगम जी मुझे दुरुस्त करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रेजरी बेंचेस खड़े होकर पार्लियामेंट को चलने ना दें, और उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन पूरा धुल जाए तो आके कहें कि देखिए ये जो विपक्ष है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखता। राहुल गांधी का जो मुद्दा आपने माफी का उठाया, उसके बाद आके ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग छोड़ दीजिए तो हम राहुल गांधी छोड़ देंगे, यानी कि आपने एक सोची समझी पूरी कवायद की कि राहुल गांधी का मुद्दा उठा लेते हैं, इनको बैकफुट पर डाल देते हैं, जिससे कि जेपीसी पे बहस ना करनी पड़े। देखिए, ऐसा ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी आज कुछ लोग ही चलो शामिल होकर के तिरंगा लेकर के आगे बढ़े, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तिरंगे की आन बान शान के साथ हमेशा खड़ी रहती है। वही राहुल गांधी नहीं है तो तिरंगे को अपमानित कराते हैं ब्रिटेन के अंदर बैठ करके और बोलते हैं कि जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के डिफेंडर है उनको भारत के अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए। तो मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके आपकी बात में वो बीच में नहीं बोल रहे थे, उन्हें अपनी पूरी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास पूरी बात करने दी। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली क्या है? सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है, सर्वसमावेशी और सब जनहिताय की बात करती है। ये लोग तो मजाक उड़ाते थे जब 44 करोड़ जो खाते खोले जा रहे थे, मजाक उड़ाते जा रहे कि खातों का क्या करोगे। जब कोरोना काल के अंदर 500 रुपए उन गरीबों के घरों में गए तो तब समझ में आया कि वो कितने महत्वपूर्ण थे। डिजिटल क्रांति का इन्होंने मजाक उठाया। आपको पता है 28 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खाते में जा रहे, 2 लाख करोड़ रुपए की हमने लीकेज रोकने का काम किया। ये लोग वो लोग हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी जी के फैसलों पर सवाल उठाते रहे। और ये मैं एक बात और कह दूं, ये अहंकार की बात करते। अरे अहंकार तो तब था जब मनमोहन सिन्हा जी ने जब फैसला दिया इंदिरा जी के खिलाफ, इन्होंने आपातकाल थोप दिया देश के ऊपर। अहंकार तो वो है गोपाल जी जब 2013 के अंदर अध्यादेश को फाड़ दिया जाता है। पर मनोज यादव जी, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना सर। मैं पार्लियामेंट में भी आता हूँ, अहंकार वो है जब कहते हैं कि हम न्यायालय के फैसले को नहीं मानेंगे, न्यायालय पर दबाव डालने के लिए वहां पर प्रदर्शन करते हैं और बोलते हैं माफी नहीं मांगेंगे। सर अहंकार तो फिर इस बात का भी हो जाएगा कि किरण रिजिजू कहते हैं कि देश के कुछ पूर्व जज जो है वो एंटी नेशनल गैंग में शामिल हैं। हम इस देश से बड़े हैं और इस संविधान से बड़े हैं क्योंकि हम इस गांधी परिवार से संबंध रखते हैं। ये है अहंकार। और मैं अभी किदवई जी का भी आंसर देता हूँ, बात कर देता हूँ। किदवई जी क्या है कि गांधी परिवार के महिमा मंडन करते करते इतना एक चश्मा इन्होंने किदवई जी ने लगा दिया है। किदवई जी आपको ध्यान होगा कि वंशवाद किसे कहते हैं। किदवई जी आपको याद रखना चाहिए कि एक परिवार की बपूती होना, एक पार्टी के ऊपर कंट्रोल ना, उसे कहते हैं परिवारवाद की राजनीति। तो इस बार येदियुरप्पा जी के बेटे को तो टिकट नहीं मिलेगा ना कर्नाटका में। मनोज जी देखिए, राजनीतिक भाषण मत दीजिए सर। सुबह प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया है, सवाल का जवाब दीजिए। परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि येदियुरप्पा जी के बेटे को इस बार कर्नाटका में टिकट नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मनोज यादव जी सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए सर। आप कह रहे हैं परिवारवाद बपौती नहीं होता, तो येदियुरप्पा जी के बेटे को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट नहीं मिल रहा है ना। देखिए अंकित जी, ऐसा है अगर कोई कार्यकर्ता मेहनत करके आगे बढ़ता है तो अलग बात है, लेकिन आपके यहाँ पे वो कार्यकर्ता बन जाते हैं मेहनत करके, बाकी सब पार्टी में वो डायनेस्टी बन जाते हैं। देशरत्न निगम जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या 2024 के लिए जो प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिए हैं या जो बातें कही हैं, लाभार्थी के साथ साथ क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे लेकर बीजेपी जाएगी और क्या ऑपोजिशन के पास एक इफेक्टिव काउंटर करने की क्षमता है? देखिए अंकित जी, अभी तक जो देखने में आ रहा है, विपक्ष भ्रष्टाचार के मामले में यूनाइटेड होने की कोशिश कर रहा है, वो भी दिल्ली में। दिल्ली से बाहर जाते ही वो सारी यूनिटी जो गठबंधन है वो खत्म हो जाता है। वेस्ट बंगाल में आप एक दूसरे के विरोध में लड़ेंगे, केरला में भी लड़ेंगे, इधर उधर आप लड़ेंगे।
तो कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस को अपना स्थान लेने की उनको वो नहीं देगी, ये बात आप मान लीजिए। दूसरा देखिए, उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि आत्मविश्वास जरूर है भाजपा में, लेकिन संतुष्ट होकर बैठना नहीं है, मेहनत करनी है। कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठने वाले हैं कि हम जीत गए तो जीत गए, वो मेहनत करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। और आज एक बहुत बड़ा, एक आपने देखा होगा पद्मश्री जो कादरी जी थे, जी बिल्कुल, जिन्होंने प्रधानमंत्री को क्या बोला कि यूपीए के वक्त में हम इंतजार कर रहे थे कि हमको मिलेगा, लेकिन हमें उन्होंने निराश किया। आज हमें आपसे उम्मीद नहीं थी और आपने हमें वो पुरस्कार दिया पद्मश्री। ये बहुत साफ जाहिर कर देता है इंक्लूसिवनेस है, जो सबका साथ ले जाने की जो बात है, यहीं से साबित हो जाती है। और धीमे धीमे देखिए इसको, ये जो आप बोलते हैं ना इमोशनल कार्ड कोई नहीं है कहीं, भावुक लोग हैं ये लोग और भावना से काम करते हैं, नहीं, और उतर जाते हैं। है भी तो सर, होना चाहिए राजनीति में हर तरह की। भाई ये देश एक इमोशन से भरा हुआ देश है, अगर वहां पे कुछ लोगों को अपील करती है कोई बात, तो उसका बिल्कुल इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें गलत सही की तो कोई बात ही नहीं है। समय बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया है, मैं 30 सेकंड दे सकता हूं। सुजाता जी आपको, राशिद जी आपको। सुजाता जी आपसे पहले शुरू करता हूं, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की। मनोज भाई ये ना भूलें कि हम लोग कहां बैठे हुए हैं। सर हम लोग इस तरह की डिबेट करते नहीं है, एक एक करके हम सवाल पूछते हैं, एक एक करके उसका जवाब लेते हैं। तो मनोज भाई ये ना करें आप, मनोज भाई ये ना करें आप, ये अभी ना करें आप। आपसे मैंने सवाल पूछा, मेरे पास बाकी लोगों के पास जाना है, इसमें समय खराब हो रहा है। तो सर ये हमारी संस्कृति नहीं है, एनडीटीवी की संस्कृति नहीं है। मुझे मजबूर ना करें कि मुझे आपकी आवाज को थोड़ा नीचे करना पड़े। प्लीज सर, मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि हम समय खराब कर रहे हैं। मनोज जी, ये सच्चाई है, ठीक है। अब आपने ये तय कर लिया है कि आप उसी तरह के डिबेट करेंगे जैसे आप बाकी चैनल्स पे करते हैं, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर, मैं सबके पास एक एक करके आया, सबसे सवाल पूछे, सबने जवाब दिए, उसी शांति को बनाए रखें। सुजाता जी, क्यों ऐसा है कि अगर आपके पास इतने जनता के मुद्दे हैं तो आपकी पार्टी के नेता बीजेपी की तरफ क्यों देखते रहते हैं? आज ए.के. एंटनी साहब के बेटे वहां चले गए, तो कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ उनके खुद के नेता ही नहीं जुड़ना चाहते, वही बाहर जा रहे हैं, तो आप जनता को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, जहां तक आज की जनरेशन की बात है, आप मुझे बता दीजिए कि जहां तक ये एंटनी जी के बेटे की बात है, तो राजनीति में वो पहला कदम रख रहे हैं, दूसरा कदम रख रहे हैं या तीसरा? मतलब वो केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कन्वीनर थे, उनको इन्होंने भाजपा ने ज्वाइन करवाया, ऐसा जोर शोर किया। लेकिन ये टीआरपी के लिए आज के दिन बाकी सारे चैनल्स पे आप देखेंगे अंकित जी कि ये दिखाया जाएगा, कल बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोकतंत्र में विश्वास करता हो, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखता हो। जब एक डिबेट पर आप लोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं रख पा रहे क्योंकि आपके पास बात नहीं है, तो ये बता रहा है कि जो संसद में हो रहा है उसी का प्रतिबिंब है आप, ताकि आवाज ना उठा सके कोई, आवाज दब जाए और मुद्दे सामने ना आए। मगर लोगों के मुद्दे जनता में, ठीक है मैडम, बिल्कुल समय खत्म हो गया। राशिद जी माफी चाहूंगा अंत में सर, बिल्कुल आपके पास कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आना चाहता हूं। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को और विपक्ष को भी यह सोचने की आवश्यकता है कि स्ट्रैटेजी को काउंटर कैसे किया जाएगा? सिर्फ मोदी एंटी मोदिज्म पर तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। जी बिल्कुल अंकित, ये बड़ा एक चुनौती है कांग्रेस के लिए और गैर भाजपा के जितने भी दल हैं कि वो जनता के बीच में जाके तमाम चीजें बताएं। जिस तरह से हमारे मित्र जो है उन्होंने वंशवाद की परिभाषा बदल दी, जो भ्रष्टाचार है उसकी परिभाषा बदल जा रही है। हमारे मित्र देशरतन जी बता रहे थे कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो अभी बजटरी ग्रांट्स में कितना, जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसके ग्रांट्स कितनी सारी कम हो गई, स्कॉलरशिप कम हो गए। तो ये सब राजनीतिक पहलू है, जनता के बीच में जाए और जो अच्छे तरीके से अपने संवाद को प्रस्तुत कर सकेगा उसी की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।